गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागी जो प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, सबका आज के सेशन में बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है बेटा, वो बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। जितने भी 6 टॉपिक्स बायोलॉजी के दिए गए हैं, जहां पे जैव विविधता, पर्यावरण, उनके बीच अंतर संबंध वाले टॉपिक्स को देखेंगे और जानेंगे कि आज के सेशन में कि डार्विन ने किस तरीके से नए नए जीवों की विविधता और विभिन्नता के बारे में डिस्कस किया। डार्विन की पूरी जीवन गाथा समझेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि गैलापागोस द्वीप में क्या क्या चीजें उनको देखने को मिला था। समस्त प्रतिभागी वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि बिल्कुल आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने में, और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे सीधा यह पूछा जा रहा है कि कार्ल लिनियस, जिसको हम लोग कैरोलस लिनियस बोलते हैं या कार्ल लिनियस जिसको बोल सकते हैं, ये कार्ल लिनियस को खालिस्तान के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए समस्त प्रतिभागी जितने भी जुड़े हुए हैं सबको गुड इवनिंग भाई, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भगवान शिव आपके मनोकामना को पूरी करे, आपको प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन प्रदान करे, बल प्रदान करे, एक ऐसा मानसिक संतुलन प्रदान करे जो आपके रणनीति, स्ट्रेटजी और एग्जाम निकालने के लिए आपको मजबूती प्रदान करे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसका ऑप्शन ए आपसे बोला जा रहा है कि भ्रूण विज्ञान, जीवाश्मिकी या क्रमिक विकास या वर्गीकी। तो आपको बताना बेटा कि जो कैरोलस लिनियस थे, जिसको हम लोग कॉल्स लिनियस के नाम से जानते हैं, ये कैरोलस लिनियस ने किसके बारे में डिस्कस किया या किसके इसको फादर बोलते हैं? तो आप सबको मैंने क्लास में भी बताया था कि भाई जो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में या फिर वर्गीकी जो है ना, वर्गीकरण के जो पिता है, इसके रूप से हम लोग जानते हैं किसको? कैरोलस लिनियस। तो जितने प्रतिभागी जिसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, वर्गीकी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, कि हम लोग कैरोलस जो लिनियस है, इस कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के पिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक की बायोलॉजी वाला सेशन स्टार्ट हो चुका है और पूरी प्लेलिस्ट हमारी ऑलरेडी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बनी हुई है। पर्यावरण का भी मैंने एक फुल लेंथ टेस्ट डाल दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये किसके नाम, किसको जानते हैं बेटा? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु को, ऑप्शन बी जीन बैटिस्टस लेमार्क को, या सी चार्ल्स डार्विन को, या 4 ग्रेगर मेंडल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बता दूं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं भाई? बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक है कि ये अरस्तु को बोलते हैं सर फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, अरस्तु। चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जोहान मेंडल। आप थोड़ा सा ग्रेगर मेंडल के बारे में बताएंगे। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि ग्रेगर मेंडल को किसका फादर बोला जाता है ना, ग्रेगर जोहान मेंडल को किसका आपको फादर बोला जाता है? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस मैं बढ़ता हूं। गिकेंगो, अब यहां से थोड़ा सा क्वेश्चंस एक अलग रूप धारण करेगी, अलग टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, और जिन्होंने बारीकी से अध्ययन किया होगा पूरे प्रयोगशाला परिचारक के लिए, है ना, जीव विज्ञान को, उनसे अब क्वेश्चंस बनने लगेंगे, उनको अब बड़ा मजा आने वाला है। चलिए स्वागत है भाई एक बार और पुनः, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है गिकंगो, जिसको गिंको बोलते हैं, ये किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 जीवित जीवाश्म के रूप में, चिड़िया है, जानवर है, या सांप है? तो आपसे गिकंगो के बारे में पूछा गया कि भाई ये गिकंगो क्या है। चलिए मैं जितने प्रतिभागी हैं जुड़े हुए हैं, मैं सबसे आंसर जानना चाहूंगा कि ये किसे कहते हैं। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, जिसमें से हमारा पहला बच्चा है भाई, ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो गिकंगो बेटा एक जीवित जीवाश्म है, क्या है?
जीवित जीवाश्म, जिसमें जीव के अंश होते हैं। बहुत प्राचीन काल में बहुत पुराने जीवाने के जो रहते हैं जीव के अंश, वो बहुत सारे चट्टान में दबे हुए रहते हैं। उसमें से एक जीवित जीवाश्म कौन सा है? ये गिकंगो। ये डायरेक्ट आपके 9th क्लास की बुक में दी गई है, ठीक है। तो किसके बारे में जानना है आपको? गिंको के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? गिंकगो। याद रखना क्या है भाई? जीवित जीवाश्म है। कैसी जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म है। चलिए आगे बढ़े। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। जितने प्रतिभागी हैं जल्दी जुड़ेंगे ताकि मैं सेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, जहां पे आपको बताना है डार्विन की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने अंडरलाइन की है। जो चार्ल्स डार्विन है, आप सबको पता है कि डार्विन ने ही सबसे पहले अच्छे तरीके से विभिन्नताएं और विविधता को समझने में आसानी की है। और ये आपको बताना है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो किसकी बुक है भाई? डार्विन की पुस्तक है। उन्होंने इसको कब प्रकाशित किया था ये आपको पूछा गया है। डायरेक्ट आपको सन पूछ दिया गया है। तो सभी प्रतिभागी जिनको पता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे आंसर देंगे। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है भाई। विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 1859। याद रखना 1859 में जो डार्विन साहब थे उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, डायरेक्ट पेपर में छपेगा कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी थी? डार्विन ने। कब लिखी थी भाई? तो 1859। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? डार्विन के विकास के सिद्धांत। चलिए तो डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो दिख गया क्या? विकास का सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विचार शामिल है? चलिए तो डार्विन के जो विकास के सिद्धांत है उसमें से इनमें से कौन से 4 ऑप्शन में से आपको मेल करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 सहज पीढ़ियां, ऑप्शन 2 प्राकृतिक चयन, ऑप्शन 3 लैमार्क का उत्तराधिकारी और 4 सभी प्रजातियों की उत्पत्ति। तो आपसे विभिन्न तरीके से पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि विच इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि विकास के सिद्धांत के बारे में बताते हैं डार्विन साहब। तो आपको मैंने क्लास में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। यहाँ भी आपको बहुत सारे बच्चे जो क्लास से नहीं जुड़ पाए थे उनको भी नॉलेज हो जाएगा पूरे चैप्टर के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे डार्विन साहब थे उन्होंने विकास के सिद्धांत में, है ना, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात किया है। किसके बारे में बात किया है? नेचुरल सिलेक्शन, मतलब प्राकृतिक चयन के बारे में बात किया है, ठीक है। किसके बारे में बात किया है? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन के बारे में बात किया। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने प्रतिभागी हैं सबका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। कौन सा सिलेक्शन? नेचुरल सिलेक्शन, कि भाई नेचर सेलेक्ट करता है। कौन सेलेक्ट करता है? बोलते हैं नेचर सेलेक्ट करता है कि कौन सरवाइव कर पाएगा कि कौन सरवाइव नहीं कर पाएगा। हमने देखा डायनासोर कितना बड़ा जीव था लेकिन वो पृथ्वी पे सरवाइव नहीं कर पाया, तो नेचर ने उसको सेलेक्ट नहीं किया। तो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में कौन बात करता है? डार्विन बात करते हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न उससे भी बेहतर, उससे भी बढ़िया, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या बोलता है कि बीगल यात्रा, कैसी यात्रा? बीगल यात्रा। अब बीगल क्या है भाई? तो बीगल एक डार्विन साहब का एक जहाज का नाम है। किसका नाम है? जहाज। तो अगर ये पूछा जाएगा कि डार्विन ने किस जहाज पे आगे बढ़ा, आगे मैं पूछूंगा। MSH बीगल नाम था उसका। क्या नाम था? बीगल। तो बीगल नाम के जहाज पर उन्होंने अपने डार्विन ने किन भूवैज्ञानिक घटनाओं का अनुभव किया जब वो बीगल यात्रा में जा रहे थे? आपको पता है कि बीगल यात्रा पर वो स्पेशल द्वीप में जा रहे थे। मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, कि कौन सा द्वीप है भाई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको बताना है कि दौरान डार्विन ने किन भूवैज्ञानिक घटनाओं का अनुभव किया था। ऑप्शन नंबर 1 ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में अध्ययन किया था क्या, या 2 भूकंप के बारे में अध्ययन किया था, या 3 सुनामी के बारे में, या 4 उपरोक्त में से सभी। चलिए सभी बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, ठीक है। भूमि साहू का बी आ रहा है, संगीता का बी आ रहा है, प्रिया का 6 का बी, सुरेंद्र का आ रहा है बी। चलिए बहुत सारे बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है जहां पे मैं देख पा रहा हूं। जितने प्रतिभागी जो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन नंबर 2 भूकंप, ऑप्शन नंबर 3 सुनामी। मतलब क्या हो जाएगा? विच इज द करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द वो उपरोक्त सभी, जितने भी चीजें हैं सभी भूवैज्ञानिक घटनाओं को, क्योंकि लगभग उन्होंने 7 साल अपने बिताए थे। तो जब जा रहे थे, है ना, तो वो उन्होंने विभिन्न चित्रों को देखा कि ज्वालामुखी विस्फोट कहीं हो रहा है। उस समय तो यह आम बात थी। कुछ जगह भूकंप का उन्होंने अनुभव किया, कुछ जगह किसका अनुभव किया? सुनामी का, ठीक है। तो बिल्कुल इन सभी चीजों का उन्होंने अनुभव किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
4 उपरोक्त में से सभी। चलिए, तो जिन बच्चों का आंसर डी था, जिन बच्चों का ऑप्शन 4 था, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो हमने डार्विन के बारे में बहुत कुछ जान लिया। द स्पीसीज ऑफ द ओरिजिन एक बुक लिखा उन्होंने। ठीक है, दूसरा हमने क्या जाना कि उन्होंने सेलेक्शन, नेचर सिलेक्शन के बारे में बताया, प्राकृतिक चयन के बारे में बताया। तीसरा हमने जाना कि उसके जहाज का नाम क्या था, बीगल। क्या नाम था, बीगल। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि चार्ल्स डार्विन ने जो HMS बीगल था, ठीक है, क्या नाम था उसके जहाज का नाम भाई, HMS बीगल। तो ये पूछा जाएगा कि भाई डार्विन ने जिस जहाज पर घूमा, जिस जहाज पर उन्होंने यात्रा किया, उस पर अपनी यात्रा की शुरुआत कब की थी, आपसे पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी की बुक में ये लाइन दी हुई है। ठीक है, आपको विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1830, बी 1831, थर्ड 1832 और 4 1833। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। विशाल का आंसर आ चुका है बी। ठीक है, चलिए लेलू ध्रुव का आंसर है बी, खेमलता का है 31। वेरी गुड। चलिए, विच इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा, 1831। ठीक है, जहां पे उन्होंने अपनी यात्रा 1831 में प्रारंभ की थी, है ना, जिसको उन्होंने 1839 तक कंटिन्यू रखा। मजा किया बढ़िया से 7 साल तक। ठीक है, HMS बीगल, नाम क्या था जहाज का भाई, HMS बीगल। ठीक है, तो जहाज का नाम भी याद रखना, जिस जहाज पे गया था और कब अपनी यात्रा शुरू की थी, तो 1831 में डार्विन साहब ने अपनी यात्रा शुरू की थी। चलिए अगले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो हमारा डार्विन है, चार्ल्स डार्विन साहब, उन्होंने बीगल यात्रा के दौरान किस रूप में शामिल थे, उसका रूप क्या था भाई, वो किस मकसद से गए थे, उसका रूप क्या था, वो आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए, कैप्टन के रूप में गए थे क्या जहाज में, कि जहाज का कैप्टन बनकर उन्होंने यात्रा किया था क्या, या दूसरा प्रकृतिवादी बन के गए थे क्या, या तीसरा नाविक बन के नाव चला रहे थे क्या, या चौथा रसोईया बन के खाना बनाने गए थे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, बिल्कुल यहाँ पे मजा आने वाला है आपको जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, यूनिक क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया हूं, जो कि पूरे आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग्स। चलिए, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि सर जो पहला चैप्टर है जैव विविधता, पर्यावरण, पर्यावास और उनके बीच अंतर संबंध, इस चैप्टर का लाइए सर करके, तो बिल्कुल आप लोग की डिमांड। ठीक है, और पूरे मैंने टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स दिए गए, पूरे 20 के 20 टॉपिक्स प्ले लिस्ट में बिल्कुल आपको मिल जाएगा। साथ PSC एकेडमी, साइंस बाई राकेश सर, ठीक है, प्रयोगशाला परिचारक, जहां पे मैंने एक एक टॉपिक्स को समझाया है। चलिए, तो किस रूप में शामिल हुए थे, तो भाई कप्तान वप्तान बन के नहीं गए थे, रसोईया बन के नहीं गए थे, प्रकृतिवादी बन के गए थे। क्या क्या बन के गए थे, प्रकृतिवादी, है ना, वो प्रकृतिवादी बन के प्रकृति को जानने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, जीवों की विविधता और जीवों की विभिन्नता को समझने के लिए उन्होंने क्या किया था, यात्रा किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बीगल यात्रा के दौरान डार्विन ने किन द्वीपों का दौरा किया जहां उन्होंने विकासवाद के अपने सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया। क्या क्या भाई, महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन किया। तो आपको बताना है कि बीगल में अपनी यात्रा के दौरान डार्विन ने किन द्वीप के बारे में बात किया है। ऑप्शन नंबर 1, उसका नाम हवाई द्वीप था, या बी गैलापागोस द्वीप था, या सी बहामास था, या 4 अजोरेस था। बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप आपके सामने लाया गया हूं। ठीक है, कैसा लग रहा है क्वेश्चंस, बिल्कुल कमेंट सेक्शन से बताएं। बहुत सारे बच्चे लोग बोलते रहते हैं सर छोटा छोटा क्वेश्चंस कराते हो, ऐसा कराते हो। भाई बेसिक चीजों को पहले जानो, ठीक है, एडवांस भी बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो यहां मजा लो। ठीक है, चलिए, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है गैलापागोस द्वीप, ऑप्शन नंबर 2 सर। ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 गैलापागोस द्वीप। ठीक है, चलिए आज के सेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यूट्यूब में मेरे को बताना, मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा कि आपके कितने प्रश्न में कितने सही हुए। ठीक है, कितने प्रश्न में कितने सही हुए। गुड इवनिंग भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डार्विन ने गैलापागोस द्वीप, कौन से द्वीप में घूमा भाई, गैलापागोस द्वीप समूह में किस प्रकार के पक्षियों का अध्ययन किया है, आपको बताना है। तोता का किया, कि उल्लू का किया, कि फिंच का किया, कि पेंगुइन का किया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते और बताना है कि भाई डार्विन साहब ने गैलापागोस द्वीप समूह में घूमा, तो गैलापागोस द्वीप समूह में जब गया उन्होंने, तो किस प्रकार की पक्षियों का अध्ययन किया। आपको बताना है कि उल्लू का किया, कि फिंच का, कि तोते का, कि पेंगुइन का।
ठीक है। चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल बहुत सारे बच्चे बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल एनसीईआरटी, एससीईआरटी और हमारी साइंस की ई बुक अच्छे तरीके से पढ़ी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई। जितने बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी सर, फिंच सर। ठीक है, क्या हो जाएगा? फिंच। ये जो बेटा फिंच है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। ये जो फिंच है, ये हमारे जो भारत में एक विशेष प्रकार की चिड़िया होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गौरैया। क्या बोलते हैं? गौरैया। तो जो गौरैया चिड़ी होता है ना, क्या बोलते हैं? गौरैया जो चिड़िया होता है, इस गौरैया चिड़िया की भांति होती है कौन? फिंच। तो इसकी तुलना की गई है। अगर आपसे पूछेगा ना कि फिंच जो चिड़िया है जो कि गैलापागोस द्वीप में पाई जाती है, उसकी तुलना भारत में किस पक्षी से की गई है? तो किस पक्षी से की गई है? गौरैया। किससे की गई है? गौरैया। राधे राधे भाई, वीडियो को बिल्कुल लाइक कर देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे चार्ल्स डार्विन साहब थे, है ना, जिसके बारे में हम लोग पूरी पढ़ रहे हैं, चार्ल्स डार्विन ने अपने विकास के सिद्धांत पर किसके साथ, अब अकेले तो नहीं गए होंगे, किसका सहयोग लिया, यह आपको बताना है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या उनके योगदान में शामिल थे? ठीक है। दूसरा, आइजैक न्यूटन थे क्या? स्टीफन हॉकिंग थे क्या? या अल्फ्रेड रसेल वॉलेस थे? चले, बहुत सारे बच्चे, बिल्कुल मैं इसका आंसर चाहूंगा। बिल्कुल ऋषि जी, गुरेरिया बोलते हैं बेटा, छत्तीसगढ़ी में है ना, गुरेरिया चिड़ै बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गौरैया के नाम से जानते हैं। उसकी तुलना किससे की गई है? फिंच। किससे की गई है? चिड़िया फिंच से। चलिए, इसका आंसर मैं चाहूंगा कि जो चार्ल्स डार्विन साहब थे, उन्होंने विकास के सिद्धांत को किसके साथ मिलकर दिया है? तो विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के साथ चार्ल्स डार्विन साहब ने विकास के सिद्धांत को दिया था। किसके सिद्धांत को दिया था? विकास के सिद्धांत को दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। नाम क्या है? अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चार्ल्स डार्विन का विकासवाद का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? ये आपसे पूछा गया। जो विकासवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया है, ये किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1, अर्जित लक्षणों की विरासत पर आधारित है, या 2, लैमार्कवाद पर आधारित है, या 3, प्राकृतिक चयन पर आधारित है, या 4, कृत्रिम चयन पर आधारित है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी कुछ बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सर कि चार्ल्स डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो अर्जित लक्षणों की विरासत पर आधारित है, या लैमार्क, या प्राकृतिक, या कृत्रिम चयन। चलिए, बिल्कुल मैं इसका आंसर चाहूंगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है सर। ऑप्शन नंबर 3 को करेक्ट कर दीजिए सर, लॉक कर दीजिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, प्राकृतिक चयन। मैंने अभी तुरंत बताया, क्या बताया मैंने? नेचुरल सिलेक्शन। किसकी बात की? नेचुरल सिलेक्शन की बात की है ना, प्राकृतिक चयन की बात की। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की बात की, प्राकृतिक चयन कि भाई वही व्यक्ति इस प्राकृतिक उसी को चयन करेगा जो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, है ना। इसलिए उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी दिया है कि जो व्यक्ति यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, है ना, वही व्यक्ति जो अनुकूलित हो पाएगा, वही व्यक्ति इस पृथ्वी पे क्या करेगा? ये कर पाएगा। ठीक है, तो लगभग हमने पूरे चार्ल्स डार्विन के बारे में महत्वपूर्ण बातों पर हमने डिस्कस कर लिया कि चार्ल्स डार्विन कौन से द्वीप गए, किस जहाज में गए, कब अपनी यात्रा को शुरू किया, किस पुस्तक में उन्होंने अपना डिस्कस किया है ना। इन्होंने लगभग उनके बारे में बहुत कुछ हमने जान लिया, आगे और भी जानेंगे। ठीक है, चलिए सर केमिस्ट्री का भी डाल देना, पूरी क्लास केमिस्ट्री का मैं एमसीक्यू करा चुका हूं बेटा, सर्च मार लेना साध्य पीएससी एकेडमी साइंस बाय राकेश सर, पूरा आपको मिल जाएगा इसी के प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप साध्य पीएससी एकेडमी के साथ करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर को जनवरी से लेकर जून तक, तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी करंट अफेयर की बुक लाई है, जिसको पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं, जिसकी कीमत मात्र और मात्र 59 है। ये जो करंट अफेयर बेटा वो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बहुत महत्वपूर्ण बुक, इसलिए महत्वपूर्ण बुक बोल रहा हूं क्योंकि कल जो एग्जाम हुआ आबकारी आरक्षक, है ना, जैसे बोलते हैं ना कि सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता, या सत्यता को प्रमाणिकता की आवश्यकता नहीं होती, ये बुक ने कल बता दिया। यहां से जितने प्रश्न जो कल आबकारी आरक्षक में विज्ञान से पूछे गए थे, आपको डायरेक्ट यहां देखने को मिलेगा। मैं पेज नंबर बता दूंगा, पेज नंबर 66, पेज नंबर 61 में आप जाइए, आपको डायरेक्ट दिखाई देगा कि भूपर पट्टी में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन है। ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऑक्सीजन,
पूरी तरीके से इसी बुक से कल के क्वेश्चंस आपको देखेंगे, जितने एक क्वेश्चंस फिजिक्स का आया था, 2 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के थे, 1 क्वेश्चंस बायोलॉजी के थे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चंस आपके सामने, इस बुक को चाहिए बिल्कुल मंगा सकते हो, ये ई बुक है, इसके साथ 20 पीडीएफ मिलेगा, टोटल 21 पीडीएफ आपको मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 पीडीएफ टॉपिक वाइज पूरे विज्ञान की और एक ये साइंस की ई बुक। ठीक है, चलिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या सीधा साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन उससे पहले बता दूं कि प्रयोगशाला परिचारक की अगर स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक और मौका टेस्ट सीरीज दिलाने का। ठीक है, लास्ट टेस्ट बचा हुआ है, आपको ऑलरेडी 4 टेस्ट और देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। चार्ल्स डार्विन की मृत्यु कब हुई थी, ये पूछ लिया गया है। अब ये क्या पूछ लियो सर, आप व्यापम टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये व्यापम ही है ना भाई, व्यापम ही सेट करा, इसलिए हमको तो व्यापम का एग्जाम दिलाना है ना। ठीक है, चलिए तो बताइए चार्ल्स डार्विन की मृत्यु कब हुई थी। 1882, 1892, 1902 और 1912। ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर बताओ। चलो इसको बता दो भाई, बता दो भाई, इसका आंसर बता दो। चलो हुबहू चलो बता दो, चार्ल्स डार्विन की मृत्यु कब हुई थी। 1882, 1892, 1902 की 1912। ठीक है, चले मजा आ जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछ दिए, ये क्या पूछ दिए सर, मृत्यु कब हुई, जन्म कब हुई, भाई व्यापम पूछ सकता है ना। अब क्योंकि चार्ल्स डार्विन आपका पहला टॉपिक है तो वो कम से कम क्लियर होना चाहिए ना। भाई दूसरा भले मत जानो, लेकिन चार्ल्स डार्विन के बारे में तो बिल्कुल आपको जानना ही है, एक एक चीज जानना है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन का आपके एक्सपेरिमेंट में बहुत योगदान है। चूंकि ये प्रयोगशाला परिचारक का है तो उन्होंने भी एक प्रयोगशाला की तरह ही कार्य किया है। ठीक है, चलिए विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या भाई, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए सर, है ना। 1882, आपको बता दूं एक बार पुनः, 1831 में उन्होंने क्या किया था, शुरुआत किया था, 1839 में उन्होंने खत्म किया, और उसकी मृत्यु कब हो गई भाई, 1882। तो अपनी यात्रा कब शुरू किया था, 1831 में। यात्रा मतलब कौन से द्वीप में जाने के लिए, गैलापागोस द्वीप, जहां पे उन्होंने फिंच जो पक्षी थी उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत सारे विविधता और विभिन्नता को उन्होंने देखा था। ठीक है, चलिए तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1, 1882 याद रखना है भाई। किसकी मृत्यु, चार्ल्स डार्विन की मृत्यु। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चार्ल्स जो डार्विन है इसको कहां दफनाया गया है। ठीक है, एक और अजीबा प्रश्न जिसको आपको नॉलेज होना चाहिए, फैक्चुअल चीजें। ठीक है, चलिए तो चार्ल्स डार्विन को कहां दफनाया गया, वेस्टमिंस्टर एम्बे लंदन में, सेंट पॉल कैथेड्रल लंदन में, या विंचेस्टर कैथेड्रल विंचेस्टर में, या डाउन हाउस केंट में। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है बेटा कि चार्ल्स डार्विन को कहां दफनाया गया था। जैसे पूछते हैं ना इतिहास में कि इतिहास में मोहम्मद अकबर की मृत्यु कब हुई, अकबर जी का कब्रगाह मतलब जो है ना कहाँ उसका वो बना है, तो विशेष प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे साइंस में भी। ठीक है, चलिए तो विच इज द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा, वेस्टमिंस्टर एब्बे लंदन में। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, वेस्टमिंस्टर एब्बे लंदन में। ठीक है, याद रखना है भाई, वेस्टमिंस्टर एब्बे लंदन में चार्ल्स डार्विन को दफनाया गया है। अगला क्वेश्चन अब आपसे थोड़े अलग तरीके से प्रश्न पूछूंगा, अब थोड़े से चेंज हो चुके हैं, अब वापस आते हैं अपने सेक्शन पे। ठीक है, चलिए तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। ठीक है, तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। अब आपको पता है तितली के भी पंख होते हैं, चमगादड़ के भी पंख होते हैं, और किसका पंख होते हैं, पक्षी का भी पंख होते हैं, तीनों का पंख होता है। अब ये जब तीनों के पंख होते हैं तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में डालेंगे, समजात अंग, अनुरूप अंग, या असंबंधित अंग, या अवशोषी अंग। चलिए विच इज द करेक्ट आंसर भाई, विच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 समजात। ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे साइंस की ई बुक जब परचेस करोगे ना तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तितली पक्षी और चमगादड़ के सबके पंख होते हैं, जितने भी पंख होते हैं, लेकिन इसको हम लोग किस कैटेगरी में बांटते हैं, किस कैटेगरी में, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है सर ऑप्शन नंबर ए समजात। चलिए बहुत सारे, ऋषि राठौर का आंसर आ चुका है, सुरेंद्र का आंसर आ चुका है, दिलीप कुमार का आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, एक एक बच्चों का मैं आंसर दे रहा हूं। जितने बच्चे जो नए जुड़े बेटा एक बार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं सबका आंसर देख लिया, लेकिन एक बच्ची का आंसर है प्रियंका देवांगन,
ऑप्शन नंबर 2 में जा रही है, ठीक है, प्रियंका देवांगन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए बाकी बच्चे मैं एक बार और देखना चाहूंगा। चलिए याद रखना बेटा, जो पक्षी के सॉरी तितली के जो पंख होते हैं, पक्षी के जो पंख होते हैं, या जो चमगादड़ के पंख होते हैं, सब पंख तो तीनों के होते हैं, क्या होते हैं, पंख तो तीनों के होते हैं, लेकिन पंख सिर्फ ये बताता है कि समवृत्ति है। क्या बताता है, समवृत्ति है। किसको बताता है, समवृत्ति, मतलब अनुरूप अंग को बताता है। किसको बताता है, अनुरूप अंग, ठीक है, क्या बोलते हैं, अनुरूप अंग। गुड इवनिंग सभी को। अनुरूप अंग को बताता है। समवृत्ति मतलब आपके, हाँ है भाई, क्या है, सिर्फ है। जैसे कि मान के चलो मेरा पैर है, इनका पैर है, उनका पैर है, तो हाँ बस पैर है। मेरा चोंच है, किसी और का चोंच है, किसी और का चोंच है, मतलब चोंच है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समवृत्ति या अनुरूप अंग। क्या बोलेंगे, अनुरूप अंग, ठीक है, एनोलॉगस, ठीक है। लेकिन 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 समजात किसको बोलेंगे, पंख तो सबके पास रहेगा, लेकिन उसके कार्य अलग अलग होंगे। क्या होंगे, कार्य अलग अलग होंगे। तो जब कार्य अलग अलग होंगे बेटा, उसको बोलेंगे समजात। जब कार्य अलग अलग होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, समजात। तो रहना एक समान, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुरूप। लेकिन रहेगा वही, लेकिन कार्य अलग अलग करेगा। कोई किसी चोंच में खा रहा है, कोई किसी चोंच में पी रहा है, कोई किसी के चोंच में किसी को काट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, समजात अंग। क्या हो जाएगा, समजात अंग। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ ये बोला गया है तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख है, बस इतने बोल रहे हैं। तो जब पंख है तो क्या हो जाएगा, वो अनुरूप अंग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, समवृत्ति। क्या बोलते हैं, समवृत्ति, ठीक है। तो याद रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है, एकदम से क्लियर याद रखना कि सबका समान है तो उसको क्या बोलेंगे, समवृत्ति। क्या बोलेंगे, समवृत्ति। और कार्य अलग अलग है तो क्या बोलेंगे, जात, ठीक है। क्या बोलेंगे, जात। अब इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है, बुरा नहीं मानना भाई, ठीक है, इसको बस थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहा हूं। आपको पता है कि हमारे समाज में अलग अलग जात के लोग रहते हैं। जात मतलब जाति के लोग रहते हैं, सिर्फ बुरा नहीं मानना, ठीक है, कि सर ऐसा बोल रहे हैं, उसकी दुनिया भर कमेंट नहीं सुनना मेरे को, सिर्फ आप लोग को बस सहूलियत हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा सा बता रहा हूं। देखो, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं भारत में, या छत्तीसगढ़ में बोल सकते हैं। अब जब अलग अलग जाति के लोग रहते हैं तो पहले पता है, जाति के आधार पर कार्य बांटते थे कि भाई कोई इस जाति के है तो इस कार्य करेंगे, इस जाति के है तो इस कार्य करेंगे, इस जाति के है तो इस कार्य करेंगे। थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, ठीक है, आप अपने बैकग्राउंड्स को बना सकते हैं। कोई अलग अलग जाति के हिसाब से कार्य करते थे। तो ये ट्रिक याद रख लेना कि जब जात अलग अलग रहेगा, समझो जात लिखा रहेगा, तो जात से याद रख लेना कि भाई कार्य को बताता है। जात किसको बताता है, कार्य को बताता है। और ये क्या बताता है, बस है अनुरूप या समवृत्ति को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, तो अगला प्रश्न है कुत्ते व भेड़, ठीक है। तो कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद, कुत्ते व भेड़ के अग्रपाद चलने के लिए काम आता है। जो कुत्ता होता है, जो भेड़ होता है, उसके जो अग्रपाद होते हैं, मतलब आगे का जो पैर होता है ना, वो किसके काम आता है बेटा, चलने का काम आता है। जो हमारी वेल होती है, वेल, उसके अग्रपाद किसके काम आते हैं, तैरने के काम आते हैं। और जो चमगादड़ होते हैं, कौन होते हैं भाई, जो चमगादड़ होते हैं, उसके अग्रपाद किस काम के आते हैं, उड़ने के काम आते हैं। देखो है सबका अग्रपाद, लेकिन काम क्या हो रहा है बेटा, अलग अलग आ रहा है। काम क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। मतलब यहां पे कार्य अलग, क्या, कार्य अलग, कार्य अलग, लेकिन है सब अग्रपाद, लेकिन कार्य क्या है, अलग। ये सब किसके उदाहरण हैं, क्या सर ये समवृत्ति है कि समजात है कि अविकसित, कि इनमें से कोई नहीं। तो जिन्होंने मेरा ट्रिक को समझ लिया होगा, जिन्होंने मेरा कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, उसका करेक्ट आंसर आएगा। कंफ्यूजन भी नहीं होगा कभी कि सर आप ये जात वाला को हिंट कर लेना कि जात मतलब क्या, कार्य अलग अलग, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। और समवृत्ति मतलब क्या, समवृत्ति मतलब क्या, एक जैसा होना, एक जैसा होना। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम लोग देखे थे ना कि उसके भी पंख थे, उसके भी पंख थे, उसके भी पंख थे। यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर सर, कि हमको समझ आ गया, समजात अंग हो जाएगा। अब भूलना नहीं है भाई, समजात, जात मतलब जाति के आधार पे कार्य अलग अलग पहले को लोग बांट के रखे थे, ठीक है। कि ब्राह्मण होगा वो भाई पूजा पाठ कराएंगे, वो ज्ञान देंगे, ठीक है, बाकी दूसरे जाति वाले लोग अलग अलग कार्य करेंगे। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है, क्लासिफिकेशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, कौन सा क्रम सही है, ये आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा क्रम आपके सही है वर्गीकरण के आधार पे। चलिए ऑप्शन नंबर 1, वर्ग संघ कुल गण वंश जाति, या वर्ग संघ गण कुल वंश जाति,
या कुल संघ वर्ग गण वंश जाति या संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। चलिए तो कंफ्यूजन के लिए बता दूं, वंश जाति वंश जाति वंश जाति और वंश जाति आपको लास्ट में दोनों चारों दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल बायोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बाकी जितने भी हमारी जो चल रही थी हमारी फिजिक्स की केमिस्ट्री की टॉपिक वाइज वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बना के पर्यावरण के साथ डाल दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल वीडियो को लाइक कर देंगे नए बच्चे। अब ये पूछ दिया बेटा वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, वर्गीकरण के अनुसार। ठीक है, वर्गीकरण के अनुसार। तो इसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूं, तो ट्रिक बताऊंगा तो चीजें समझ आएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट ट्रिक बता दिए सर, बिल्कुल प्रिया बताएंगे। चलिए इसका ट्रिक बता देता हूं भाई। काई पो छय, अंग्रेजी में लिख दूं क्या? काई पो छय, काइपो छे, काइपो छे। ठीक है, काइपो छे, काइपो छह always some film, good script, गुड स्क्रिप्ट। एक फिल्म है, कौन सा फिल्म है भाई? काइपो छे, देखो कि नहीं देखो? ठीक है सर, साइंस का ई बुक मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं खुल रहा है। एक बार रूपाली जी कॉल कर लेना। ठीक है, क्लास के बाद कॉल कर लेना, जो दिए गए नंबर पे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, है ना। और मैंने तो आप लोग के लिए उसको प्रिंट आउट का भी ऑप्शन दे दिया है कि आप लोग प्रिंट आउट भी करा लो। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में ऑप्शन हो। चलिए तो ट्रिक इस प्रकार है बेटा, एक फिल्म है, कौन सा? काइपो छे। कौन सा फिल्म है? काइपो छे। कौन सा फिल्म है? काइपो छे। ओवेसम फिल्म। कैसा फिल्म है? ओवेसम फिल्म। क्यों क्यों ओवेसम फिल्म है? क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट कैसी है? गुड है, गुड। अभी आ रही है भाई? कमेंट करके बताएंगे। अभी आ रहा है बेटा? एक बार कमेंट करके बताएंगे सही बच्चे। यस सर, आवाज आ रही है, तो आगे बढ़ें। चलो ठीक है, चलिए यहां छे, काइपो छे। छे मतलब बेटा क्लास। क्या? क्लास। क्लास मतलब क्या? वर्ग। क्लास मतलब क्या? वर्ग। तो काइपो छे ओवे सम फिल्म गुड स्क्रिप्ट। ट्रिक याद रखना है, काइपो छे ओवे सम फिल्म गुड स्क्रिप्ट, तो क्या आ जाएगा? क्लास। उसके बाद यहां पे ओवे सम फिल्म ऑर्डर। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या? गण। ऑर्डर मतलब क्या? गण। ऑर्डर मतलब क्या भाई? गण। ऑर्डर मतलब क्या? गण। और ये फिल्म से याद रखना बेटा फैमिली। फिल्म से क्या याद रखना है? फैमिली। फैमिली मतलब क्या? आपका कुल। फैमिली मतलब क्या? कुल। और गुड मतलब होता है जीन। क्या होता है? जीन, जिसको बोल सकते हैं जीनस। क्या बोल सकते हैं? जीनस। इसको बोलते हैं वंश।
और ये होता है स्क्रिप्ट मतलब स्पीसीज। स्पीसीज मतलब होता है बेटा जाति। स्पीसीज मतलब क्या होता है? जाति। चलिए चलो बता दो भाई, इधर ट्रिक याद हुआ कि नहीं हुआ? ट्रिक याद हुआ? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% छपेगा, ये पेपर में छपेगा, याद रखना। ट्रिक क्या है? काइपो 6 ओवे फिल्म गुड स्क्रिप्ट। चलो मेरे साथ एक बार सभी के सभी बोलना है भाई, काइपो 6, काइपो 6 ओवे सम फिल्म गुड स्क्रिप्ट। काइपो 6 ओवे सम फिल्म गुड स्क्रिप्ट। का से याद रखना क्या? किंगडम। का से क्या याद रखना? किंगडम। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? जगत। पो से याद रखना काइपो। पो से क्या? फाइलम मतलब क्या? संघ। 6 मतलब क्या? क्लास। एक पिक्चर है काइपो 6, क्या है? काइपो 6। ओए सम फिल्म, ओ से क्या याद रखना? ऑर्डर। ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गण। गण क्या बोलते हैं? गण। फिल्म से याद रखना फैमिली। फैमिली क्या बोलते हैं? कुल। और गुड को याद रखना जीनस। जीनस मतलब क्या? वंश। और स्क्रिप्ट से याद रखना स्पीसीज। स्पीसीज मतलब क्या? जाति। अब तुम ही लोग इसका आंसर दे देना भाई, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है ना। वर्ग संघ कुल गण वंश जाति। तो सबसे पहले जाति, यहां पे देखेंगे जाति इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, वंश है, वंश है, वंश है, वंश है। अब इसके पहले कुल, तो कुल कहाँ है? इसमें है और इसमें है। गण कहाँ है? तो इसमें भी है गण और इसमें भी गण है सर। उसके बाद वर्ग होगा सर, वर्ग वर्ग वर्ग। तो सर इसके पहले वर्ग है सर, ये वाला सर, और संघ या। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। काइपो 6 ओवे सम गुड फिल्म। ठीक है, चलिए गुड फिल्म स्क्रिप्ट। तो ये लिख लेना भाई ट्रिक, और नहीं बताऊंगा ये ट्रिक। काइपो 6, काइपो 6 ओवे सम फिल्म गुड स्क्रिप्ट। ओवे सम फिल्म क्यों? क्योंकि गुड स्क्रिप्ट। चलिए तो याद रखना है बेटा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ट्रिक आप लोग को याद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग को ये चीज याद नहीं होगी, क्योंकि 100% पेपर में पूछा जाएगा। 100% याद रखना है ना, ये 100% वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एडमिट कार्ड के बारे में जस्ट अभी 2 मिनट बाद वीडियो बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, चलिए चलो, विच इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलिए। वंश खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करती है। अब थोड़ा सा मैं स्पीड करता हूं, ठीक है, क्लास को। चलिए, तो वंश खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करती है एक पौधा या जंतु का, या पौधे या जंतु का संग्रह का, या पौधे या जंतु की निकटता से संबंधित प्रजातियों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। काइपो 6, काइपो 6, काइपो 6, काइपो 6। ठीक है, ओवे सम फिल्म, काइपो 6 ओवे सम फिल्म। व्हाई? क्योंकि गुड स्क्रिप्ट है भाई। ठीक है, गुड स्क्रिप्ट है। ठीक है, काई मतलब किंगडम, किंगडम मतलब जगत। ठीक है, पो मतलब फाइलम मतलब संघ। ठीक है, से क्लास, क्लास मतलब क्या भाई? क्लास मतलब वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे ओवे सम मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब गण। ठीक है, फिल्म मतलब परिवार, परिवार मतलब क्या आपका? कुल। ठीक है, उसके बाद गुड स्क्रिप्ट मतलब जीनस, वंश। तो आपको इसके बारे में पूछा गया बेटा, वंश के बारे में, कि ये वंश वाला जो है ये वंश का प्रतिनिधित्व करता है। कौन वंश का प्रतिनिधित्व करता है? तो जाति में तो सब समान हो जाता है, लगभग उसी जाति का, लेकिन वंश में क्या रहता है? तो पौधे या जंतुओं की निकटता से संबंधित प्रजातियों का समूह। किसको समूह भाई? प्रजातियों का समूह को क्या बोलते हैं? आपका वंश बोलते हैं। प्रजातियों का समूह क्या बोलते हैं? वंश बोलते हैं। तो याद रखना है, प्रजातियों का समूह क्या बोलते हैं? वंश। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाओगे तो आपको विभिन्न समानताएं दिखाई देगी। याद रखना, जैसे कि जातियों के बीच समानता बहुत ज्यादा होगी, उससे थोड़ा कम समानता किसके पास होगी? आपके वंश के पास। ठीक है, तो सबसे ज्यादा समानता किसके पास? जाति। और जाति को सबसे छोटी इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटी इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्गीकीय रैंकों के अनुक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य आपको बताना है वर्गीकीय रैंकों के अनुक्रम के बारे में। ऑप्शन नंबर 1, सबसे विशिष्ट वर्गीकीय रैंक वंश है और यह जाति से व्यापक है। ऑप्शन नंबर 2, जगत संघ से अधिक विशिष्ट है और इसमें कई वर्ग शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 3, संघ सबसे व्यापक श्रेणी है।
और इसमें कई जगत शामिल हैं, या चौथा सबसे व्यापक से सबसे विशिष्ट तक का सही पदानुक्रम अनुक्रम है जगत, संघ, वर्ग, कुल, वंश और जाति। चलिए, तो जिन्होंने अब तक समझ चुका होगा कि क्या चल रहा है, तो बिल्कुल उससे करेक्ट हो जाएगा भाई, विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि सबसे ज्यादा व्यापक विशिष्ट तक का सही पदानुक्रम अभी बताया हूं। सबसे काइपो 6 किंगडम, फाइलम, फाइलम के बाद है ना काइपो 6 क्लास, क्लास के बाद ओवेसम ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्या बेटा है ना ओवेसम फिल्म, ठीक है। उसके बाद क्या गुड, गुड से मतलब जिनविन, वंश, उसके बाद क्या जाति। तो ये एक सही पदानुक्रम है। और बाकी ऑप्शन देखते हैं, सबसे विशिष्ट वर्ग की रैंक वंश है क्या, नहीं भैया, ठीक है। जाति, जगत संघ से अधिक विशिष्ट क्या, नहीं। संघ सबसे व्यापक श्रेणी में, नहीं भाई, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही संरचना को बता रहा है कि सर सबसे व्यापक से सबसे जो विशिष्ट है उसमें दिया गया जगत सबसे ज्यादा व्यापक है, ठीक है। उसके बाद संघ, उसके बाद वर्ग, उसके बाद गण, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, उसके बाद जाति, जिसको हम लोग ट्रिक से याद कर लिए हैं। काइपो 6, काइपो 6, ओवेस सम फिल्म, गुड स्क्रिप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सही कथन की पहचान आपको क्या करना है, करना है। चलिए, एक नए टाइप के प्रश्न आपके सामने लाया हूं, ठीक है। और इसमें सही कथन की पहचान आपको क्या करना है, करनी है। इसमें आपको बोला गया है बेटा, एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, और ये बोला गया है कि जाति से जगत तक साझा लक्षणों की संख्या घटती है। अगर मैं जाति से जगत की ओर जाऊं, मतलब मैं उल्टा जाऊं, नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे से ऊपर तक की ओर जाऊं तो साझा लक्षणों की जो संख्या वो क्या घटती जाती है। तो मुझे तो लग रहा है सही है, क्योंकि हम नीचे में ज्यादा समानता देखते हैं, ऊपर में कम समानता देखते हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। एक संघ के सभी प्राणी किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड रखते हैं। तो नोटोकॉर्ड होता है बेटा, ये नोटोकॉर्ड रखते हैं। ये नोटोकॉर्ड कौन रखते हैं, कॉर्डेटा समूह। कौन सा रखते हैं, कॉर्डेटा। तो बहुत सारे फाइलम होते हैं, है ना, उसमें से एक विशिष्ट कौन होता है, कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। एकमात्र ऐसा संघ है कॉर्डेटा पूरे 9 संघों में से जिसमें क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड पाया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन, एकमात्र संघ है कॉर्डेटा, और इस कॉर्डेटा में क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। तो ये लाइन भी सही है। एक संघ के सभी प्राणी किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, नोटोकॉर्ड रखते हैं। कुल में वंश की तुलना में कम सामान्य लक्षण होते हैं। अब तुम ही लोग बताओ, कुल पहले आता है कि वंश पहले आता है। तो भाई वंश में ज्यादा समानता रखता है, कुल में कम रखता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी क्या बेटा, सही है। अगला देखते हैं, वर्ग उच्चतम वर्गीय पद है। जो वर्ग है वो क्या उच्चतम वर्गीय पद है क्या, नहीं है। इससे भी हम लोग ऊपर देखें, वर्ग से ऊपर और बहुत सारे 2-3 चीजें है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 4 गलत स्टेटमेंट है। मतलब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ए सही है, बी सही है और सी सही है। ठीक है, कैसा लगा ये प्रश्न बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल इसको आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। जब आप साइंस की ई बुक परचेस करोगे ना, तो साइंस की ई बुक में पूरे प्रयोगशाला के इंपॉर्टेंट जितने भी पीडीएफ्स हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स है ना, वो सभी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये पूछा गया बेटा, प्रजाति जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी बहुत हो चुकी है ना। तो उनके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है, ये बता दो भाई, प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, भृत्य, चौकीदार और स्वीपर का भी साथ में प्रयोगशाला परिचारक के साथ फॉर्म डाले थे सर, चूंकि 880 पदों के लिए निकला था। तो भृत्य, चौकीदार, स्वीपर का अभी तक नहीं आया है, उसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, व्यापम के कैलेंडर में उसका एग्जाम डेट अभी तक नहीं है। जितने प्रतिभागी प्रयोगशाला परिचारक का पेपर देकर आएंगे, उसके बाद एक निवेदन है सबसे, जितने बच्चे जुड़े हुए हो,
जो सही में भृत्य चौकीदार और स्वीपर का वैकेंसी लाना चाहते हो, एक लेटर लिखना व्यापम को, और उसके साथ जो भृत्य चौकीदार स्वीपर का जो पद निकला था उच्च शिक्षा, उसको स्टेपलर करना, लेटर में लिखना कि भाई इसका आपने डेट नहीं डाला है तो कृपया महोदय जी, है ना, इसका पेपर जल्दी से कराने कृपा करें। सबके सब लेटर भेजोगे तो बिल्कुल आपकी कार्रवाई बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। आपको यहां बताना भाई प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है। क्या प्रजाति मतलब होता है विशेष या विविधता या किरण या पशु, ठीक है। अब किसी का नाम किरण होगा तो खुशी मत मनाना, ठीक है, ये किरण दूसरा है, ठीक है। चलिए भाई, इसका आंसर मेरे को चाहिए, जितने प्रतिभागी जुड़े हुए हैं इसका आंसर चाहिए कि प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है सर, प्रजाति शब्द का अर्थ क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है प्रजाति शब्द का अर्थ, ठीक है। उससे पहले बता दो कि साइंस की ई बुक आप प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको इसके साथ 20 पीडीएफ और मिलेगा, तो टोटल 21 पीडीएफ आपको मिलेगी। ये केवल साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे है। दिए गए, कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी दिक्कत है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेंगे और इसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलिए वेरी गुड, सबका आंसर है भाई बी, विविधता, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको वहां पे प्राप्त हो जाएगी।